वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस। इससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे बेस्ड है, या फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स भी बोल सकते हो आप इसको। अब ये चीज़ क्या है, हमारे पास ना सी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से एक है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसको शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है कि हम सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं एंड देन उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। सेपरेट करना क्या हुआ वेरिएबल्स को, सी यहाँ पर अगर आप इसको नोटिस करो तो y और x दो वेरिएबल्स है, एक्स एक्स, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी चीज़ जो है एक्स और वाई वेरिएबल में। तो अब सारी एक्स वाली टर्म्स ना आप ए इक्वल टू के एक तरफ लिख दो, ठीक है, और वाई वाली एक तरफ लिख दो। अब जब ये इक्वल टू के एक तरफ वाई वाली रह गई, इक्वल टू के दूसरी तरफ एक्स वाली रह गई, इसको कहते हैं कि आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, ठीक है। नाउ यू हैव सेपरेटेड द वेरिएबल्स। अब जब आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, उसके बाद आप कर देते हो इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हो। इंटीग्रेशन क्यों करोगे, देखो डी वाई ओवर डी एक्स मतलब ये डिफ्रेंसिएशन है ना, डिफरेंशियल टर्म है। और डिफरेंशिएशन का एंटी, अगर आपको डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को कैंसिल करना हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं एक तरह से। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं एक बार जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। तो यही दो चीज़ें हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में, क्या कि सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा और उसके बाद एक बार हो जाए तो इंटीग्रेट कर दो। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इनके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या मेन डिफरेंस था कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो भी आप लेते हो A B C D, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, इनकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती जब भी जनरल सॉल्यूशन लिखा है। और जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब आपको कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट C प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ABC जो भी है, ठीक है, नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, ये जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे, देखो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर दो, डी वाई वाली टर्म्स एक तरफ, ये वाई वाली टर्म एक ही है ना, और तो कोई नहीं है। अब एक्स वाली टर्म्स एक इक्वल टू के दूसरी साइड, ये तो ऑलरेडी दूसरी साइड है ही, इसको डी एक्स को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। हो गए वेरिएबल सेपरेट, इस साइड इक्वल टू के इस साइड y है और इस साइड x है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट आपने नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लग गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ पे फोकस करेंगे हम इंटीग्रेशन पे, ठीक है। फोकस रहना चाहिए आपका कि इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, ये चीज़ कैसे इंटीग्रेट करोगे। अब ये देखो, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, इसके लिए आइडेंटिटीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में जाके देखो, वहाँ पे भी है सारे फॉर्मूले लिखे हुए, और इंस्टाग्राम पे भी है। अच्छा यहाँ पे देखो, चलो ये यहाँ पे भी बता देती हूँ। 1 माइनस कॉस 2x, ये कुछ याद आ रहा है कि ये कुछ होता था, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। ये किस चीज़ के इक्वल होता था, 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल, ठीक है। ये आइडेंटिटीज तो आपको याद है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे डबल एंगल दिया हुआ है, 2x है, पर हमें तो x चाहिए, इसके लिए वैल्यू चाहिए ना, तो मतलब एंगल को करना पड़ेगा हाफ। तो एक जगह कर रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सब जगह करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगी, ये 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल है, और ये 1 प्लस कॉस एक्स ये किस चीज़ के इक्वल है,
2 cos स्क्वायर x बाई 2 के इक्वल है, साथ में dx। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं। ये चीज़ क्या है, टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 साथ में dx। अब टेंजेंट स्क्वायर x भी आपको पता है किस चीज़ के इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x -1, क्योंकि x बाई 2 है तो x बाई 2 ही आएगा ऑब्वियसली। तो क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर x ये भी हमें पता है कि ये सीकेंट स्क्वायर x -1 के इक्वल होता है, साथ में dx। अब इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है। अब ये चीज़ इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x, क्योंकि x की जगह x बाई 2 है तो x बाई 2 होगा। अब ये तो ठीक है, ओवर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x, x ही होती है, ठीक है। और ये भी तो कुछ चीज़ चली आ रही थी यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन ऑफ dy, मतलब यहाँ पे 1 ही है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, y, सिंपली y। अच्छा, ये सब इंटीग्रेट हो गया प्लस c। अब कांस्टेंट, सारे के सारे कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिए प्लस c, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा और अच्छे से लिख दो। 1/2 है तो 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो, तो 2 टेंजेंट x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये आ गया आपका सॉल्यूशन विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई, सॉल्व हो गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल टर्म आपको दिखाई दे रही है, नो, सारी की सारी हो गई है। तो ये है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यही है, हर फर्स्ट से लेकर 10th तक या पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप की अप्रोच रहेगी। देखो, सबसे पहले हमने सेपरेट कर दिए वेरिएबल्स, y वाले एक तरफ, x वाले दूसरी तरफ, ठीक है। जब हमने देख लिया कि हाँ सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई कर लिया, इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेट कैसे करना है ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए। तो ये इंटीग्रेशन हमने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है वहाँ तक हम सिंप्लीफाई करते हैं ऑब्वियसली। यहाँ तक इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन टेंजेंट x होती है, तो फिर हमने सबको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन y, सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट x बाई 2, ठीक है, क्योंकि x बाई 2 ही है यहाँ पे भी, तो और यहाँ पे कोफिशिएंट भी आएगा ओवर में माइनस x प्लस c, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना ना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही समझ आना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टाइप की फॉर्म बन रही है, तो उसको आपने पहले ए स्क्वायर में लिख देना। जैसे 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रो टिप मेरी तरफ से। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। वेरिएबल डी वाई, ये वाली टर्म वाई वाली है, ये वाली टर्म वाई वाली है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। 4 को कैसे लिखना है, हमने 2 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर, ये वाई वाली टर्म इधर आ गई। अब डी वाई वाई वाला ही है तो इसी तरफ रहने देते हैं। एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ, डी एक्स वाली एक ही टर्म है तो इसको दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है अभी यहाँ पर हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया है। यू शुड बी वेरी क्विक इन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। देखो, y यहाँ पे था ना और यहाँ पे था, तो y ये वाला तो ठीक है यहीं पे रहने दिया, ये वाला इस तरफ ले आए तो डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको आपने ऐसे लिख दिया, 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरफ को dx ले गए, ओके। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इस साइड y वाले आ गए, इस साइड x वाले। अब करना है इंटीग्रेट, एक ही स्टेप में कर रही हूँ मैं, ये इंटीग्रेट भी आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, ओके। तो अब इंटीग्रेशन क्या है, ये तो सिंप्लीफाइड ही है सब कुछ,
इसको और क्या सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपके पास कोई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, आपको इंटीग्रेट करना है एक्स, ठीक है, यहाँ पे वाई वाई, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहाँ पर क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे तो वाई है, वाई ओवर ए की जगह पर क्या है, 2 है, वाई बाय 2 इक्वल टू डी एक्स, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 ही है ना, 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई, एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हुई, एक्स, और प्लस कांस्टेंट, सारे के सारे कांस्टेंट्स इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गई, सॉल्यूशन आ गया। पर इसको थोड़ा और अच्छे से आप लिख सकते हो कि साइन को आप दूसरी तरफ ले जाओगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपने दोनों तरफ को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जिस भी तरह से आपको समझ आता है। तो ये साइन से जब दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे भी आपने साइन ले लिया, तो इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। या आप ऐसे समझ लो कि साइन दूसरी तरफ चला गया, तो ठीक है, जिस भी तरह से आपको समझ आता है। तो यहाँ पे आ गया y इक्वल टू 2 साइन, 2 दूसरी तरफ चला गया, x प्लस सी, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 1 मिनट का काम भी नहीं था इसका सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देखो हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो अच्छे से लिख दिया, मतलब स्क्वायर वगैरह करके लिख दिया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में। अब हमने वेरिएबल सारे कर दिए सेपरेट, ठीक है, एक्स वाली एक जगह पे, वाई वाली चीज़ें एक जगह पे, ठीक है, इक्वल टू के एक तरफ को, इक्वल टू के दूसरी तरफ को। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला होता है, हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्लस सी भी आना है ऑफ कोर्स। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, यहाँ का प्लस सी और यहाँ का प्लस सी, सारे कॉन्स्टेंट्स एक साथ सी में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। y ओवर 2 इक्वल टू साइन, अब यहाँ पे ये साइन इनवर्स दूसरी तरफ गया तो साइन, सिर्फ साइन बच गया, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है कि 1 ओवर कुछ समथिंग चीज़ है, यही है ना इसका मतलब, ये ऐसे है। तो अब ये साइन दूसरी तरफ अगर आप ले जाओगे, मतलब साइन इनवर्स है ये ऐसे, y बाय 2, जो भी है आपको पता है ये चीज़ क्या है। तो फिर हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया और इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहला काम क्या है कि आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, y वाली टर्म्स एक जगह पे, तो अब dy ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई दूसरी तरफ, तो 1 माइनस का हो जाएगा y, ठीक है। अब ये 1 माइनस वाई, ठीक है, ये पूरी टर्म आ गई, जो कि हम इधर को ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, डिवीजन में आ गई। डी वाई डी एक्स दूसरी तरफ रख लेते हैं, क्योंकि एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रखनी है और वाई वाली टर्म एक तरफ। अब हो गई ना, कोई और बच गई है नहीं, ये वाई वाली टर्म आ गई और ये एक्स वाली आ गई। अब करना है इंटीग्रेट, एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दो। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे 1 माइनस वाई है, मतलब 1 ओवर एक्स वाली जैसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, बट यहाँ पर 1 माइनस वाई है, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये ऐसी सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में चीज़ है उसका अगर डिफ्रेंसिएशन अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन जो है वो न्यूमरेटर में होता है, तो आप उसको लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन है 1 माइनस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई -1 है, पर यहाँ पर तो 1 ही है, ठीक है, तो आपको माइनस चाहिए, मतलब तो -1 चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई एक और बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वेशन में तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब इक्वेशन में भी चेंज नहीं रहा पर हमारा काम भी बन गया, समझ रहे हो, हमने यहाँ पे ये दिमाग लगाया। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये चीज़ डिनोमिनेटर,
इक्वल टू यहाँ का इसका इंटीग्रेशन क्या होगी 1 की x, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है ना, प्लस कांस्टेंट सारे के सारे c में इंक्लूडेड। अब देखो, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे चल के। सबसे पहले माइनस हटा देते हैं, माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, मतलब ये पूरी पूरी टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस सी माइनस सी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब लॉग को कैसे हटाते हो आप? अगर यहाँ पर से y एक्सट्रैक्ट करना है तो लॉग तो हटाना पड़ेगा। सी एक्सपोनेंशियल्स और लॉग एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं कैंसिल, और बचता है सिर्फ x, ठीक है। अगर इस टाइप की चीज़ है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसके एक दूसरे के इफेक्ट को, और सिर्फ x बचता है। मतलब आपको दोनों साइड लेना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल्स, तो दोनों साइड ले लो एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है, e टू द पावर ये चीज़, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल्स ले लिया, मतलब यहाँ पर बच गया मॉड ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल टू, और यहाँ पे बच, आप यहाँ पे यही चीज़ बच गई, पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस एक्स इंटू, क्यों ऐसे क्यों लिख सकते हो? क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब कि ये चीज़ अल्टीमेटली किसके इक्वल है, माइनस एक्स प्लस ऑफ माइनस सी, यानी कि वही चीज़ इसी चीज़ के इक्वल है ना ये। तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अब अलग अलग लिखने से हमको क्या फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर देखो, ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, समथिंग मतलब एक्सपोनेंशियल की कुछ वैल्यू होती है, हमें पता है, टू द पावर कोई कांस्टेंट ही है, ठीक है। अगर 2 की पावर आप 2 करोगे तो 4 कोई वैल्यू ही आएगी ना, कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको कोई बड़ा वाला कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, जैसे कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी नाम दे दो, या इन सबको या आप इन वाले सी को या आप सी प्राइम दे दो नाम, तो इसको सी दे दो, जो भी आपने करना है, मतलब आपने इस कांस्टेंट को डिफर रखना है। तो अब ये चीज़ फाइनली फर्दर क्या होगा, जब मॉड हटाओगे आप, अब मॉड हटा दो, ठीक है, टर्न वाइज हम चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा यही चीज़, है ना, ये चीज़ प्लस माइनस की हो गई। अब माइनस वाई 1 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ये माइनस का है, ये प्लस का है ना, आगे जाके माइनस का हो जाएगा। अब माइनस हटाना है तो क्या करोगे, माइनस से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ y बच गया, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये चीज़ प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस प्लस, ठीक है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म को ना आप, ये वाली पूरी की पूरी चीज़ जो है, इसको आप c से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस e टू द पावर माइनस एक्स सी ऐसे लिख देते हैं, वेयर लिख दो, वेयर c इक्वल टू माइनस प्लस e टू द पावर माइनस सी प्राइम, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल सेपरेट करने का काम किया कि x वाली सारी की सारी टर्म्स एक साइड और y वाली सारी की सारी एक साइड। जब ऐसा हो गया फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दी। जब दोनों साइड इंटीग्रेट की, अब हमने देखा इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे वो वाली फॉर्म बन रही है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आ रहा है न्यूमरेटर में, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ समथिंग लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो इसका डिफ्रेंसिएशन आ रहा है ना करके, वो -1 आ रहा था, तो -1 तो था नहीं, तो हमने क्या किया, इसको -1 बना दिया। माइनस अपने आप से लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दैट माइनस माइनस प्लस ही रहे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ की, तो अब इसकी जो इंटीग्रेशन आ गई वो आ गई माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई, x प्लस सी, कोई भी कॉन्स्टेंट्स को, सारे कॉन्स्टेंट्स को हमने नाम दे दिया c, जितने भी कॉन्स्टेंट्स आए। तो अब
इसको सिंप्लीफाई करते गए, पहले माइनस हटा दिया, ठीक है, फिर माइनस हटाने के बाद लॉग हटा दिया। लॉग कैसे हटता है, एक्सपोनेंशियल्स ले लो दोनों साइड को, एक्सपोनेंशियल लॉग के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। लॉग हटा दिया, फिर मॉड हटाने का काम किया, जब मॉड हटाया तो प्लस माइनस आ गया। फिर यहाँ पर y को अकेला कर लिया, y को अकेला सेपरेट करके लिख दिया ना, ताकि हम सॉल्यूशन ऐसे डिपिक्ट कर पाए। नहीं भी करो तब भी ठीक है, बट इस तरह से आपका सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल दिया। और यहाँ पर ना जो भी कॉन्स्टेंट्स है उनको आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी। तो कहीं पर आपको बुक में ए लिखा हुआ, कैपिटल ए लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। जो भी कॉन्स्टेंट्स है ना, आप उनको कोई भी नाम दे सकते हो, बस आपने डिनोट कर देना, लिख देना वेयर दिस इज़ कॉन्स्टेंट, या इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसमें भी आपको सबसे पहले x वाली टर्म्स एक साइड, y वाली टर्म्स एक साइड। तो अब यहाँ पे देखो dx लिखा हुआ है, dy लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं ये तो सबसे पहले दूसरी तरफ ही ले जाते हैं पूरा dx वाला जो भी सिस्टम है, ठीक है। टेंजेंट x dy, ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी, ये चीज़ दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का हो जाएगा टेंजेंट y dx, ठीक है। अब थोड़ा साफ साफ दिखने लग गई चीज़ें, तो y वाली सारी चीज़ें इस तरफ रहने देते हैं और x वाली एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो सीकेंड स्क्वायर y वाली टर्म है, ये टेंजेंट x वाली है, तो दूसरी तरफ जाएगी, dy भी y वाली है। अब यहाँ पे कोई y वाली है, टेंजेंट y, तो टेंजेंट y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ना, दूसरी साइड जाके हो जाएगी डिवाइड, ओके। माइनस यहाँ पे x वाली टर्म्स रखते हैं सिर्फ, तो सीकेंड स्क्वायर x वाली है, dx x वाली है, और कहीं x वाली है x, यहाँ पे देखो ये टेंजेंट x भी x वाला है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, अब क्या करना है, इंटीग्रेट। अगले स्टेप में करना आपने, मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या इसकी इंटीग्रेशन दिख रही है साफ साफ। अब यहाँ पर देखो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है, डिनोमिनेटर की जो डिफरेंशिएशन है वो चेक कर लो पहले, क्योंकि टेंजेंट और सीकेंट एक दूसरे के डिफरेंशिएशन में भी आते हैं, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में भी आते हैं। तो टेंजेंट की जो डिफरेंशिएशन है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है ना, टेंजेंट वाई की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर वाई होगी। तो ये जो चीज़ की डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। और यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। माइनस का साइन, ये माइनस का साइन तो एज इट इज आएगा ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर टेंजेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को आप और कैसे लिख सकते हो, जब सारी चीज़ें लॉग में आ रही है ना, तो आप कांस्टेंट को भी लॉग में ले लो। बात वही है, जो भी कांस्टेंट्स है ना आप उसको कैसे भी लिख सकते हो, पर वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि सारे लॉग में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट को भी लॉग करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ tan y, ये दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा लॉग टेंजेंट x। अब तो बस सिंप्लीफिकेशन ही है, इंटीग्रेशन तो पूरी की पूरी हो चुकी है। अच्छा यहाँ पे प्लस का ही रहेगा ना, ये लॉग c। अब यहाँ पर देखो लॉग m प्लस लॉग n, जब दो चीज़ें लॉग प्लस हो रहे हो तो मतलब क्या होता है कि आप उसको ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई वाली जो टर्म्स है उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब अगर प्लस से सेपरेटेड है दो लॉग वाली टर्म्स तो उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो टेंजेंट y टेंजेंट x इक्वल टू आ गया लॉग c के। अब लॉग हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लोगे तो वो चीज़ क्या कर देगी, लॉग के इफेक्ट को कर देगी कैंसिल, ठीक है। तो दोनों साइड ले लिया एक्सपोनेंशियल, तो लॉग कैंसिल हो गया, एक्सपोनेंशियल से बच गया यहाँ पे टेंजेंट y टेंजेंट x मॉड का, एंड यहाँ पे बच गया, ओके, लॉग का इफेक्ट कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे सिर्फ c बच गया। तो अब मॉड भी हटा दोगे तो मॉड हटाने पे क्या होता है, मॉड हटाने पे दूसरी साइड आ जाता है प्लस माइनस, ठीक है।
अब इस प्लस माइनस के जो c है, ये अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो ये पूरा एक कांस्टेंट लिख सकती हूँ मैं, कैपिटल सी। ये स्मॉल सी अगर मानोगे तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल सी, वेयर दिस कैपिटल सी इज इक्वल टू प्लस माइनस छोटा वाला सी। ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज़ रिप्लेस कर दी। तो अब इससे ज़्यादा और क्या सिंप्लीफाई करोगे आप? तो ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देखो क्या किया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट किया। कैसे किया? हमने देखा कि चलो ये dx वाली टर्म्स ना एक साइड लिख लेते हैं, पहले पूरी टर्म उठा के पहले लिख दी, सो दैट हम देख पाए आसानी से, क्योंकि ये तो बहुत लंबा सा दिख रहा था, पता नहीं चल रहा था क्या है। अब यहाँ पर साफ साफ दिखने लग गया कि हाँ ये y वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, ये y वाली, सारी एक तरफ लिख दी, x वाली एक तरफ, और फिर कर दिया इंटीग्रेट। और इसमें तो यहाँ पे बना बनाया था सब कुछ। इस डिनोमिनेटर का अगर आप डिफरेंशिएशन देखते हो तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर लिख दिया, ये कर दिया, और ये लॉग ऑफ सी लेने का भी मैंने आपको बता दिया रीज़न। अगर आप यहाँ पे सी भी रखोगे ना तो भी कोई वो नहीं होगा, तब यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल सी बचेगा, तो उस एक्सपोनेंशियल सी को अगेन आप कोई कांस्टेंट बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट है, वेयर इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर आगे सिंप्लीफाई करते गए हम और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें भी वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। y वाला पहले एक तरफ रहने देते हैं, ये dy वाला एक तरफ रहने देते हैं, और dx पहले दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब ये माइनस का था तो आगे जाके हो गया प्लस का, ये टू द पावर माइनस एक्स, ये पूरी टर्म ले गए ना हम, ये पूरी टर्म ले गए दूसरी तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर y वाली टर्म्स लिखते हैं सिर्फ, y और कहीं है नहीं। अब यहाँ पर e टू द पावर x है यहाँ पे, अब यहाँ पे x वाली टर्म्स लिखते हैं। अब ये चीज़ भी x वाली है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड की हो जाएगी ना, साथ में dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सारे के सारे वेरिएबल्स जब सेपरेट हो जाए तब आपको लेनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, यहाँ की इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, जब आपको सेम सेम चीज़ें दिखे ना, ये आपको इंट्यूशन आ जाएगी जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो कि अब यहाँ पे देखो इस चीज़ का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यही चीज़ आएगी, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन करो ज़रा विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x की तो e टू द पावर x रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी e टू द पावर माइनस एक्स ही रहती है, साथ में इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन -1 आ गया, मतलब e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। और ये चीज़ न्यूमरेटर में भी है तो इसका मतलब इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ की डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, प्लस सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सी में इंक्लूड। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इतना ही ठीक है, ये सिंप्लीफाइड है, तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो ये तो 2 स्टेप का ही क्वेश्चन था। इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने वही वेरिएबल सेपरेट कर दिए, उसके बाद सीधा इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेट कर दो। तो y वाली टर्म्स के लिए अपनी आँखों का स्कैनर चलाओ, यहाँ पे y वाली टर्म, ठीक है, एक ये है एक ये है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ है, मतलब कि इधर लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये x वाली टर्म, ठीक है गुड, ये वाली x वाली टर्म है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। हो गए सेपरेट वेरिएबल्स, अब कर दो इंटीग्रेट। अब इसकी इंटीग्रेशन तो सबको ही पता है, 1/1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स x की जगह यहाँ पे क्या है y इक्वल टू, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 की इंटीग्रेशन इज x,
विद रिस्पेक्ट टू x1 की इंटीग्रेशन x हुई, प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x टू द पावर प्लस 1 यानी 2 + 1 = 3/3 प्लस कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आ गया। तो ये आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको भी एक बार फिर से देख लो, क्या किया है इसमें हमने। सबसे पहले वही वेरिएबल सेपरेट की। इसमें पूरी एक्सरसाइज में ना आपकी प्रैक्टिस ही है कि कैसे आप वेरिएबल सेपरेट कर रहे हो, और फिर इंटीग्रेशन की सारी आपकी मेमोरी जितनी भी है, आपको फॉर्मूले याद है, उसी का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो 1/1 a² + y², ये भी हमने किया हुआ है बहुत बार प्रैक्टिस। तो ये क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला था। तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, x² की इंटीग्रेशन x³ होती है, प्लस c। आ गया जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ये चीज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब dy वाली टर्म्स एक तरफ रहने देते हैं और dx वाली एक तरफ ले जाते हैं। तो ये dy वाला यहीं रहने तो dx दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो -y log y dx, ये चीज़ दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे dy लिखा है और यहाँ पे dx है, मतलब इस साइड हम सारी y वाली टर्म्स इकट्ठी करना शुरू करते हैं। तो ये पूरी y वाली है, ठीक है, तो दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, और तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, और यही थी dy, और यहाँ पर x है और कोई नहीं है, x दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। हो गया सेपरेट, सेपरेट का काम हो गया, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ ना मुझे वही चीज़ लग रही है कि यहाँ देखो, इसको आप 1/y ऐसे भी लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/y, वही बात है। पर इससे हमारा एक काम बन रहा है। क्या काम बन रहा है कि लॉग की जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होती है, 1/log y की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 1/y होती है। तो 1/y यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, अलग से दिख जाता है। तो अब मतलब इसकी, और जब डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो न्यूमरेटर में हो, तो इंटीग्रेशन क्या होती है, उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाती है, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है, log y। और यहाँ पे भी ये 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log ऑफ मॉड ऑफ x। तो log ऑफ, इसकी भी log ऑफ मॉड ऑफ x ऐसी ही होती है इंटीग्रेशन की। अगर आप x का डिफ्रेंसिएशन देखो ना, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 आता है और 1 न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है। तो log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत बार यूज़ होती है, तो आपको ये ध्यान रखनी होती है। प्लस अब हर चीज़ लॉग में है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट भी लॉग में ही ले लेते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें प्लस हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है, लॉग वाली दो टर्म्स प्लस हो रही हो तो जिसका लॉग लिया होता है वो चीज़ हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो गया cx log ऑफ log y। अब ये लॉग हटाना है, लॉग हटाओगे कैसे, एक्सपोनेंशियल लेके। तो एक्सपोनेंशियल ले लो दोनों तरफ, एक्सपोनेंशियल क्योंकि लॉग के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो एक्सपोनेंशियल से लॉग का इफ़ेक्ट कैंसिल, बच गया क्या, ये वाला लॉग, लॉग ऑफ मॉड y। ठीक है, एक ही लॉग का इफ़ेक्ट कैंसिल होगा, एक एक्सपोनेंशियल से, सारा मत कर देना। तो यहाँ पे भी इसका इफ़ेक्ट कैंसिल, तो ये चीज़ बच गई। अब यहाँ पे मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस चल हो जाएगा दूसरी तरफ। ओके, तो अब और क्या कर सकते हो, और अगेन ये वाला लॉग हटाना है तो एक्सपोनेंशियल्स अगेन ले लो, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल्स ले लिया। ठीक है, ई की पावर में लिखनी ना दोनों तरफ ये चीज़ है। तो यहाँ से लॉग कैंसिल हो गया तो बच गया। यहाँ पर ये तो पूरी चीज़ कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू कुछ नंबर होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और उसके पावर में कोई और नंबर होगा, जैसे 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये सी की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब ये पूरी चीज़ भी कांस्टेंट ही है, तो इसको कोई भी कांस्टेंट नाम दे दो, ए सी बी कुछ भी दे दो। ठीक है,
तो यहाँ पे कैपिटल सी ही नाम दे देते हैं इसको, या इसको ऐसे भी रहने देना है तो आप ऐसे ही रहने दो। ये वाला कांस्टेंट भी अलग से नाम दे देते हैं, इसको कैपिटल सी बोल दो, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। एक्स भी तो था ना, ओहो, एक्स, ठीक है। वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। सबसे पहले तो हमने डी एक्स और डी वाई सेपरेट किया, डी एक्स और डी वाई वाली टर्म। अब हमने एक्स और वाई वाली टर्म सारी की सारी एक तरफ लिख दी, यहाँ पे वाई वाली टर्म्स, यहाँ पे एक्स वाली। अब हमने यहाँ पे देखा इंटीग्रेट करते हुए कि ओह, ये तो यहाँ पर इसकी डिफ्रेंसिएशन 1/y होती है, और 1/y है तो है, पर यहाँ पे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया ताकि हमें ढंग से दिखे। फिर हमने इसकी लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, इन सब की इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है, जो कि ये चीज़ आई। और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे। ये प्लस में थी चीज़ें तो मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इन दोनों को, इसका मतलब ये है ना, क्योंकि लॉग एम एन को आप कैसे लिख सकते हो, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप कमेंट्स में लिख देना, बता देना कि आप लॉग की अलग शॉर्ट वीडियो 4-5 मिनट की डाल दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब लॉग को हटाना है, ठीक है, लॉग को दोनों तरफ से हटा देना है, तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल क्योंकि लॉग के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे ये चीज़ बच गई। अब मॉड हटा दिया तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाता है। अब यहाँ पर अगेन लॉग हटाना था तो अगेन एक्सपोनेंशियल ले लिया, और सिंपली वाई बच गया हमारे पास, और ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसमें भी इजीली सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल। वाई वाली टर्म्स देखना शुरू करो पहले। एक ये है वाई वाली, एक ये है डी वाई, तो डी वाई है ना, ये एक वाई वाली टर्म है, दूसरी तरफ है, इस तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब एक्स वाली टर्म लिखना शुरू करो। एक्स वाली एक तो ये है, मतलब इक्वल टू के इस तरफ को है ना, दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। और ये है एक्स वाली टर्म, तो ये डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। हो गई सारी एक्स वाली टर्म्स और सारी वाई वाली टर्म्स भी, ठीक है। वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट। अब इंटीग्रेट कर दो, अगले स्टेप में करना अपने इंटीग्रेट, ओके। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये तो सिंपल अलजेब्रिक इंटीग्रेशन ही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपॉन में है ना, तो मतलब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो पावर माइनस की हो जाती है, ठीक है, इन्वर्स हो जाता है बोले तो ये भी सिमिलरली ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है कि x टू द पावर m की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x टू द पावर में जो चीज़ है उसका +1 ओवर ये, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, पावर में है -5 + 1 ओवर -5 + 1, यहाँ पे भी सेम चीज़, पावर में -5 + 1 एंड दिस थिंग प्लस कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन से +c भी आएगा ना, +c, यहाँ पे भी +c। तो अब इसको सॉल्व कर दो, y -5 प्लस ये चीज़ -4 ओवर -4 इक्वल टू -x टू द पावर -4 ओवर -4 प्लस c, ओके। तो अब यहाँ पर भी ये चीज़ -4 दोनों तरफ है, तो यहाँ पर -4 से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, है ना, -4, तो -4 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, -4 से -4, यहाँ पे भी -4 से -4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया -4 टाइम्स c, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई और कर लो, y टू द पावर -4, इस साइड को ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा ये, इक्वल टू
अब ये चीज़ जो है ना, ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मान लो 2 हुआ तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट 2 4 8, ये भी कांस्टेंट ही आएगा ना। तो मतलब इसको आप कोई और कांस्टेंट नाम दे दो, सी प्राइम दे दो, या इसी को सी प्राइम दे दो, इन सब कांस्टेंट को जो चले आ रहे हैं इसको सी दे दो, ठीक है, सी बोल दो। तो इससे ज़्यादा और तो सॉल्व हो नहीं सकता ये, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया इसमें। यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट किए, फिर हमने देखा ये इसकी इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है। तो ये तो सिंपल अलजेब्रिक थे, तो हमने ऐसे x टू द पावर m की फॉर्म में इसको साफ साफ लिख दिया, ठीक है। जो भी आप फॉर्म देखो ना उसको ढंग से लिख देना, ताकि आप अगर डायरेक्ट करोगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि प्लस माइनस में गड़बड़ करने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने गड़बड़ नहीं कर सारी चीज़ों को अवॉइड करना है ना, मिस्टेक्स को, तो अच्छे से लिखना, ठीक है, फॉर्म बना करके। तो अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हमने कर दी प्लस कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट में ना सी प्राइम हमने लास्ट में लगाया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कांस्टेंट सी, ये भी अगेन कांस्टेंट आ रहा है, जहाँ पे ये लिख देना ना, वेयर सी इज इक्वल्स टू -4 सी प्राइम, ठीक है। तो ये हमने बाद में प्राइम कर दिया, क्योंकि हम फाइनल सी में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। आप सी प्राइम भी रख सकते हो, मेंशन कर देना बस। तो अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करके फिर सिंप्लीफाई करते गए और जनरल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें तो बहुत ही आसानी से आप वेरिएबल सेपरेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सिंपली dx को दूसरी तरफ ले गए, अब सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। पर इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये चीज़ इस क्वेश्चन में देखने लायक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो इसकी तो सिंपली हो गई इंटीग्रेशन, पर यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन तो आपको पता नहीं है, तो पर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 एक तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ देख सकते हो ना, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 1 ही ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फर्स्ट फंक्शन लेना होता है, एक को सेकंड कंसीडर करना होता है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स वाला जो फंक्शन होता है वो पहला लेते हैं हम, तो ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ये सेकंड। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होती है ना डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स एक्स की। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अगेन आ गया, तो 1 की इंटीग्रेशन साथ में dx, ठीक है। ये बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लिख दिया। क्या लिखा, पहले तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड किया किससे, आइलेट से। आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स पहला फंक्शन होता है, तो पहला इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगी, x ही, तो यहाँ पे इंटू एक्स लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे इस x के साथ हम कंफ्यूज ना कर दे, तो ये पहले लिख देती हूँ मैं x, ठीक है। ये जो इंटीग्रेट करके आया x वो यहाँ पे लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये चीज़, साथ में इसकी इंटीग्रेशन क्या है 1 की x, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख देती हूँ, यहीं पे लिख दूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, साथ में dx। अब इस चीज़ को आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर देखो साइड में, चलो इसको मैं अभी के लिए i मान लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेती हूँ।
यहाँ देखो x ओवर 1 - x² dx, इसको मैं साइड में इंटीग्रेट कर रही हूँ, ठीक है, समझना कैसे इंटीग्रेट कर रही हूँ। अब ये जो चीज़ है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये पूरी चीज़, ये जो पूरी चीज़ है 1 - x², ये टी पुट कर दो, ठीक है। इसको टी पुट करोगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 0 होगी, यहाँ पे आ जाएगा -2x dx इक्वल टू dt, मतलब कि x dx को आप क्या लिख सकते हो, x dx क्या आ जाएगा, dt ओवर ये -2 दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप पुट करने लगोगे ना इसमें, x dx क्या है, dt बाय -2, तो ये बाय -2 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और ये चीज़ हो गई एक्स डी टी, ठीक है, एक्स डी टी पुट कर दिया, 1/√ऑफ 1 - x² क्या पुट किया, टी पुट किया था, ठीक है। तो अब ये -1/2, अब इसकी इंटीग्रेशन करना आसान है। क्यों आसान है, ये देखो, ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2। अब ये पूरी चीज़ ऊपर लिखी है, ऊपर ले गए इसको, तो 1/2 जो था पावर में 1/2, ये जो अंडर रूट है ये 1/2 है, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स हो जाता है ना। तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पावर +1, यानी कि पावर +1 ओवर यही चीज़ प्लस c ऑफ कॉस, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, -1/2 + 1 कितना हुआ, 1/2, ठीक है। तो t⁻² 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट, और यहाँ पे भी 1/2, 1/2 ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि बच गया -√t, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, -√t। तो अंडर रूट क्या था, t 1 - x² था, तो यहाँ पे 1 - x², ये चाहे आप रफ में शो करो या इसको आई मान के शो करो, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, -√1 - x²। तो इसकी इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं, एक माइनस पहले से था और इसकी इंटीग्रेशन करके आ गया -√1 - x², दोबारा बता दूंगी, डोंट वरी, प्लस c, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स इंक्लूड हो गए, तो y आ गया इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस माइनस कॉट प्लस एंड दिस थिंग, ये चीज़ आ गई हमारा सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, तो विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देख लो कि हमने क्या किया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये क्या हुआ है। यहाँ पर हमने ये चीज़ अलग से इंटीग्रेट करी, क्योंकि अगर यहीं पे करते ना तो ये सारी चीज़ें भी बार बार लिखनी पड़ती हमें, तो हमने यहाँ पे रफ पे कर लिया कि ये जो चीज़ है x ओवर ये चीज़, इसमें यहाँ पे ये वाली चीज़ पे फोकस किया हमने, इसको हमने पुट कर दिया t, ठीक है। यहाँ पे एक आइडिया भी आपको लग रहा है ना कि x² की डिफ्रेंसिएशन 2x होती है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया तो ज़्यादा अच्छे से हमें दिखा कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया t, ठीक है। तो इससे x dx यहाँ से निकल के आ गया, x dx की वैल्यू जब हमने इसको जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने ये पुट कर दी क्योंकि ये चीज़ पुट करना था ना, तो इसको हमने t पुट कर दिया, और इसकी वजह से ये जो dx वाली टर्म थी x dx ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया सिंपल, t⁻−1/2, क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, 1/√t को, यानी कि आप 1/t⁻1/2 भी लिख सकते हो, तो जब ये ऊपर गया तो माइनस की हो जाती है पावर, ठीक है। तो ये माइनस की हो गई पावर, और अब इंटीग्रेट करना आसान था क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ना, ये x⁻m वाली फॉर्म बन गई अगेन। तो x⁻m वाली फॉर्म मतलब x⁻m+1, यहाँ पे x की जगह पे t है, t⁻, ये पावर +1 ओवर पावर +1, और ये चीज़ आ गई आंसर अंडर रूट t।
मतलब इसको इसकी इंटीग्रेशन आ गई, टी फिर वापस रख दिया जो भी हमने लिया था टी। ओके, फिर ये इंटीग्रेशन जो भी वैल्यू आई वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब इसमें हमने क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले वही वेरिएबल सेपरेट, अब सेपरेट करते ही दिखा कि ये साइन इनवर्स एक्स डी एक्स जो है ये चीज़ सिंपली तो इंटीग्रेट होने वाली नहीं है, तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद ये देखो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज़ हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे अटक गए दोबारा, फिर इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से रफ पे सॉल्व कर लिया, रफ पे इसको सॉल्व कर लिया। आर ओ यू जी अच्छी होती है ना, हाँ ठीक है। और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10th में डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो ये है। इसमें हम सबसे पहले ये डी वाई और डी एक्स एक एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। ये डी एक्स डी वाई वाली टर्म यहाँ पे लिख दी और डी एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ लिख दी, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी पूरी टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर दो, डी वाई जो भी वाई वाली टर्म्स है वो एक तरफ रख लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, और यहाँ पे वाई का टेंजेंट है वाई का, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले लिख देते जो यहाँ पे ऑलरेडी है, अब यहाँ पे कोई है ये चीज़ है, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। हो गया वेरिएबल सेपरेट सारे के सारे, गुड। तो अब कर देते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में भी अब ये देखो टेंजेंट की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर होता है वो है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगी, माइनस ई टू द पावर एक्स की ई टू द पावर एक्स ही होती है, तो मतलब माइनस ई टू द पावर एक्स आ गई इस पूरी चीज़ की डिफरेंशिएशन। तो वो भी चीज़ है, वो भी माइनस के साथ ही प्रेजेंट है, बिल्कुल पूरा काम हुआ हुआ है यहाँ पे, तो लिख दो इसकी। ये जब ऐसा हो कि न्यूमरेट जो डिनोमिनेटर में चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, अब क्योंकि सब चीज़ लॉग में आई है तो यहाँ पे भी लॉग का ले लेते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट लॉग का ले लिया, लॉग के साथ ले लिया मतलब कांस्टेंट। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई देखो ज़रा कैसे हो सकता है कि ये चीज़ आप इधर ले आ सकते हो, लॉग टेंजेंट वाई माइनस माइनस का हो जाएगा जब इधर लाओगे, वैसे डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, यहीं पे भी आप कर सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे प्लस की है ना, ये रहने दो, ये इतने ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर में क्यों पढ़ना, यहाँ पे डायरेक्टली कर लो। टेंजेंट वाई ये प्लस हो रही है ना दो लॉग वाली टर्म्स, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, साथ में लॉग, अच्छा लॉग को भूल गए, लॉग। अब लॉग दोनों तरफ लॉग है, कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कैसे करोगे, एक्सपोनेंशियल लेके कैंसिल होता है लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल्स लॉग सी 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का मॉड, तो एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ पे टेंजेंट वाई बच गया, यहाँ पे मॉड ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स ये चीज़ है, ठीक है। अब मॉड मॉड भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मॉड दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस, यहाँ का भी मॉड दूसरी तरफ प्लस माइनस, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब अल्टीमेटली मॉड ने मॉड को कैंसिल कर दिया, तो टेंजेंट वाई आ गया यहाँ से सी 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करोगे, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देख लो और थोड़ी बहुत टिप्स भी बताती हूँ उसके बाद। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हमने
सेपरेट कर दिए वेरिएबल्स सारी के सारे और उसके बाद कर दिया इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन में वो वाली इंटीग्रेशन थी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में था तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर हमने सीधा ही कर लिया यहाँ पे कि ये चीज़ लॉग लॉग वाली है तो ये चीज़ मतलब m log m प्लस log n वाली फॉर्म है। जब भी कोई दो लॉग वाली टर्म्स प्लस से सेपरेटेड होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अंदर ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गई। अगर यहाँ पे माइनस होता तो डिवाइड हो जाती, पर यहाँ पे प्लस था तो ये मल्टीप्लाई हो गई। और फिर लॉग हमने लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया, मतलब लॉग को कैंसिल कर दिया कैसे, एक्सपोनेंशियल्स लेके, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेके लॉग का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देता है। फिर ये चीज़ बच गई, मॉड से मॉड कैंसिल और ये चीज़ बच गई और सॉल्यूशन आ गया। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो कई बार हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे वेरिएबल सेपरेट करें। तो उसके लिए हमेशा देखना ना कि डी वाई वाली टर्म पहले लिख देना, पूरा लिख देना ये डी वाई वाला, और एक्स वाले इस साइड लिख देना डी एक्स करके। उसके बाद जब आप एक्स या फिर उसके बाद आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे एक्स है कहाँ पे वाई है। अगर वो सेपरेट करने लायक होगी तो वो इसके अगले स्टेप में ही सेपरेट हो जाएगी सारी की सारी, फिर आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।